पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि खिन मू मू ने टेलीपोर्टेशन ट्रेजर को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया था। वह लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हुए हेवनली डेविल कल्ट की ऐतिहासिक दीवारों और पुरानी इमारतों को तोड़ रहा था। ये देखकर तीनों हेवनली किंग्स उसे रोकने के लिए उसके पीछे लग गए, लेकिन जहां भी वे पहुंचते उससे पहले ही किन्मू टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो जाता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तीनों ने अपने टेलीपोर्टेशन ट्रेजर्स को फिर से सक्रिय किया और तीन धमाके सुनाई दिए। उनकी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ गया। उनके शरीर कसकर जकड़े हुए थे और तुरंत ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जल्दी से अपनी वाइटल ची को संचालित किया और उसे झकझोरा, जिससे वह वस्तु टूट गई जो उन्हें घेर रही थी। तब उन्होंने पाया कि वे छिनमू का पीछा करते हुए पेड़ों के तनों के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे। हेवनली किंग शी ने पूछा, सेक्रेड कल्ट मास्टर कहाँ है? जैसे ही उसने कहा, उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़, जिसे दो लोग मिलकर ही गले लगा सकते थे, से चिन्मू का सिर बाहर झांक रहा था। उसका शरीर पेड़ के अंदर फंसा हुआ था और वह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वह पेड़ सैगो पाम था, जिसकी लकड़ी धातु से भी अधिक कठोर थी। हेवनली किंग लू, जो जल्दी गुस्सा होने वाला था, चिल्लाया, कल्ट मास्टर, अब क्यों नहीं भाग रहे हो? चिन्मू ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, तीनों हेवनली किंग्स, आप लोग भी यही हैं। मेरी वाइटल ची खत्म हो चुकी है और मैं इस सागो पाम में फंस गया हूँ, अपने कपड़े भी नहीं उठा पा रहा। कृपया मेरी मदद करें। तीनों हेवनली किंग्स हंसे या रोएं समझ नहीं पाए। हेवनली किंग शी ने सागो पाम को काटा और चिन्मू को बाहर निकाला। कल्ट मास्टर, आप हमारे सेक्रेड कल्ट के मास्टर हैं और आपका पद बहुत ऊंचा है। आपको सेंट अराइवल माउंटेन पर यूं शरारत नहीं करनी चाहिए। यहाँ की हर निर्माण रचना ऐतिहासिक महत्व रखती है। हेवनली किंग लू ने कहा, कल्ट मास्टर, आप कोई बच्चा नहीं है। लेकिन कहते ही उसे एहसास हुआ कि यह सेक्रेड कल्ट मास्टर तो सचमुच बच्चा ही है। चिन्मू अभी 15 साल का भी नहीं था, उनसे कई गुना छोटा। हेवनली किंग लू बुदबुदाया, जब मैं सेक्रेड कल्ट मास्टर की उम्र का था तो पूरे दिन मिट्टी में खेलता था। नहीं, मैं तब तक धान की कटाई में मदद करता था। लेकिन कल्ट मास्टर टेलीपोर्टेशन कला बहुत खतरनाक है। अगर ध्यान न रखा जाए तो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में पहुंच सकते हैं जहां देवता भी नहीं बचा सकते। सेंट अराइवल माउंटेन पर ऐसे कई क्षेत्र हैं। यह सुनकर चिन्मू को सिहरन सी हुई। अगर वह किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता तो निश्चित ही बुरी मौत मरता। हेवनली किंग शी बोला, कल्ट मास्टर, टेलीपोर्टेशन ट्रेजर प्रयोग करने से पहले आपको स्थान निर्धारित करना सीखना होगा। सबसे पहले यह तय करें कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जब आप पहुंचने वाले हों तो तुरंत अपनी वाइटल ची को वापस खींचें, वरना आप किसी चीज से टकरा सकते हैं। पहली बार में दूर टेलीपोर्ट मत करें, पास की जगह चुनें। चिन्मू की आंखें चमक उठी, तो मैं फिर से कोशिश करूं? तीनों हेवनली किंग्स का चेहरा चिंता से भर गया। हेवनली किंग यू बोला, कल्ट मास्टर, आपकी वाइटल ची पहले से ही समाप्त है। धैर्य रखें। पेट्रियार्क ने आपको यहाँ इसलिए छोड़ा था ताकि आप यूनिटी टेक्निक को समझ सकें, न कि टेलीपोर्टेशन डिवाइन आर्ट सीखने के लिए। सेंट अराइवल माउंटेन शांति का स्थान है। यहाँ ध्यान लगाने से 1-2 साल में आप पूरी तरह यूनिटी टेक्निक समझ सकते हैं। चिन्मू का मन अचानक खुल गया। अब उसे पेट्रियार्क का आशय समझ आया। मैं बहुत जल्दी सफल होना चाहता था, चिन्मू ने शांत होकर कहा। तीनों हेवनली किंग्स का मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद। तीनों ने झुककर कहा, हम इस योग्य नहीं हैं। हेवनली किंग शी बोला, कल्ट मास्टर की बुद्धि असाधारण है। वह यहाँ कुछ और दिन रहकर अवश्य महान प्राप्ति करेंगे। चिन्मू ने मन शांत किया, एक पाइन साइप्रस के पास गया और पत्थर पर बैठकर वुड कटर द्वारा दी गई शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया। तीनों हेवनली किंग्स ने राहत की सांस ली। हेवनली किंग शी ने धीरे से कहा, पैट्रियार्क ने कल्ट मास्टर का स्वभाव संवारने के लिए ही उसे यहाँ छोड़ा है, लेकिन उसका स्वभाव तो बहुत ही नटखट है। हेवनली किंग लू ने सिर हिलाया। पैट्रियार्क इतना बुद्धिमान है, फिर भी शायद उसने अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह बच्चा इतनी जल्दी टेलीपोर्टेशन ट्रेजर बना लेगा। तीनों एक साथ बोले, पेट्रियार्क ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी। वे चिंतित हो उठे। यह सेक्रेड कल्ट मास्टर जितना बुद्धिमान था उतना ही शरारती भी। उसे अनुशासित करना लगभग असंभव था। हेवनली किंग यू मुस्कुराया, शायद हमें बस उसे खेलने देना चाहिए। वह कल्ट मास्टर है, उसे जैसा चाहे वैसा करने दें। हमारा काम बस उसके पीछे सफाई करना है। तीनों हंसे और सहमत हुए। चिन्मू कई दिनों तक सेंट्स रॉक पर बैठा ध्यान करता रहा।
जब उसे प्यास या थकान लगती तो छोटी लोमड़ी हुलिंगर कहीं से फल तोड़कर लाती और दोनों साथ खाते। 10 दिन से अधिक बीत गया है। शिन्मू ने वुडकटर की शिक्षाएं कई बार दोहराई, लेकिन यूनिटी टेक्निक उसे समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वह बेचैन होने लगा। आज फल नहीं खाएंगे, रोज खाने से स्वाद फीका लगने लगा है, उसने कहा। लिंगर, चलो कुछ मांस खाएं। पहाड़ में खाने को क्या मिलेगा? हुलिंगर उछली। यहाँ मस्क डियर है। मैंने झुंड देखा था, पर यह सेंट अराइवल माउंटेन है, इसलिए मैंने हमला नहीं किया। चिन्मू खुश होकर बोला, तो चलो एक शिकार करते हैं। थोड़ी देर बाद इंसान और लोमड़ी दोनों मस्क डियर का मांस भून रहे थे। हुलिंगर ने अपने छोटे से बैग से थोड़ा नमक निकाला और मांस पर छिड़क दिया। खुशबू फैल गई। दोनों भूख से बेहाल थे, पूरा मांस खा गए। हुलिंगर पेट सहलाते हुए लेट गई और चिन्मू ने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 टेक्निक चलाकर पाचन तेज किया। धीरे धीरे उसने वही प्रशिक्षण करने लगा जो उसने डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में किया था। अचानक उसने थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स चलाया। हर मुक्के से हवा फटने लगी और गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर उसने म्यूट्स हैमर स्किल्स, लेग स्किल्स, स्पीयर, स्वॉर्ड और नाइफ स्किल्स एक के बाद एक चलाए। उसका वाइटल ची ब्रश में बदल गया और उसने हवा में चित्र बनाना शुरू किया। कभी सीक्रेट्स ऑफ मूविंग रेन, जिसमें बारिश तलवारों जैसी गिरती, कभी सीक्रेट्स ऑफ रोलिंग थंडर एंड फ्लेम्स, जिसमें बिजली और आग साथ फटती। फिर सनसेट स्वॉर्ड स्किल से आसमान लाल हो उठा जैसे डूबता सूरज। उसकी ची बदलती गई, वह व्हाइट टाइगर की तरह दौड़ा और चट्टानों को पंजों से चीर डाला। फिर उसने 7 राइटिंग्स ऑफ क्रिएशन चलाया। स्पिरिट क्रिएशन, हेवनली गॉड क्रिएशन, हेवनली डेविल क्रिएशन, ह्यूमन किंग क्रिएशन, गोस्ट क्रिएशन, अर्थ एॉन क्रिएशन और प्री सेलेस्टियल क्रिएशन टेक्निक। इसके बाद उसने ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की सभी स्पेल्स, फिस्ट्स और आर्ट्स चलाए। वह एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर चुका था। वुडकटर की आवाज़ उसके मन में गूंज रही थी, कभी धीमी, कभी स्पष्ट। वह पूरी तरह मगन था, कोई क्रम नहीं, कोई नियम नहीं, बस अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ कर रहा था। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसे एहसास हुआ, सत्य यह है, जो प्राकृतिक हो वही मार्ग है। तीनों हेवनली किंग्स दौड़ते हुए पहुंचे। जंगल में बिजली, आग और विस्फोट की गूंज थी। हेवनली किंग शी ने चिल्लाया, मुसीबत! सेक्रेड कल्ट मास्टर सेक्रेड ट्री की ओर दौड़ रहा है। वे उड़कर पहुंचे तो देखा कि चिन्मू सभी आर्ट्स और डिवाइन पावर्स को मिलाकर उपयोग कर रहा था। उसकी छी में देवताओं और राक्षसों की आकृतियां बन रही थीं। राइचस, डेविल और बुद्धिस्ट तीनों पथों की शक्तियां मिल चुकी थीं। तीनों स्तब्ध रह गए। हेवनली किंग शी बुदबुदाया, यूनिटी टेक्निक, उसने इसे समझ लिया। उसने सचमुच यूनिटी टेक्निक को समझ लिया। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की यूनिटी टेक्निक की केवल एक ही शर्त थी। सभी स्पेल्स, डिवाइन आर्ट्स, स्वॉर्ड स्किल्स और बैटल टेक्निक्स, जिनमें 7 राइटिंग्स ऑफ क्रिएशन भी शामिल हैं, को एक साथ मिलाना, यानी उन्हें एकता में बांधना। जब कोई व्यक्ति ऐसा करने में सफल होता था, तभी उसे यूनिफाइड माना जाता था। जब पिछले कल्ट मास्टर्स को वुडकटर से उस चट्टान पर शिक्षा मिलती थी, तो उन्हें अपनी स्वयं की यूनिटी टेक्निक को समझना पड़ता था, और केवल तभी वे अपने कल्ट मास्टर के पद को सुरक्षित रख सकते थे। अन्यथा हेवनली डेविल कल्ट जैसी संप्रदाय, जो अपने कल्ट मास्टर की मृत्यु से नहीं डरती थी, में कल्ट मास्टर का बार बार बदलना सामान्य बात बन जाता। जो भी हेवनली डेविल कल्ट मास्टर बन पाते थे, वे सभी अत्यंत प्रतिभाशाली होते थे। प्रत्येक को एक जीनियस फिगर कहा जा सकता था। यहाँ तक कि कल्ट मास्टर ली, जिसे स्त्रियों के मोह में पड़ने के लिए आलोचना मिली थी, वह भी असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति था। अन्यथा वह ग्रैनी सी के डाउ हार्ट में ऐसा हार्ट डेविल कैसे बो सकता था, जिसे विलेज चीफ और म्यूट जैसे प्रबल साधक भी तोड़ नहीं पाए। परंतु तीनों कल्ट हेवनली किंग्स इस बात से हैरान थे कि चिन्मू ने यूनिटी टेक्निक को इतनी तेजी से कैसे समझ लिया। केवल 10 दिन हुए थे और उसने पहले ही यूनिटी टेक्निक की सीमाओं को छू लिया था। अपनी टेक्निक्स को हार्मोनाइज करके उन्हें मिलाने की शुरुआत कर दी थी। वे ये नहीं जानते थे कि चिन्मू का ताकतित ओवरलॉर्ड बॉडी किसी भी प्रकार की वाइटल ची एट्रीब्यूट से रहित था। वह किसी भी प्रकार की वाइटल ची में परिवर्तित हो सकता था। साथ ही ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक भी बिना किसी एट्रीब्यूट की थी और किसी भी एट्रीब्यूट में बदल सकती थी। चिन्मू ने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक को नींव के रूप में लिया। उस पर जोड़ घटाव करते हुए ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल कल्ट के सिद्धांतों और दर्शन को सम्मिलित किया और वुडकटर की शिक्षाओं के चमत्कारों को मिलाकर अपनी स्वयं की यूनिटी टेक्निक का पहला कदम बनाया।
to act straightforwardly, to follow the course of nature. इस वाक्य को उसने बखूबी जीवंत कर दिखाया। उसकी यूनिटी टेक्निक की नींव भले ही ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक थी, परंतु उसमें शाखाएं नहीं थीं। इसलिए ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की टेक्निक उसकी शाखाएं बनी और स्पेल्स, डिवाइन आर्ट्स, स्वॉर्ड स्किल्स तथा बैटल टेक्निक्स उसकी पत्तियां। जैसे जैसे ये जेड ट्री सजता गया, उसकी टेक्निक परिपूर्ण होती गई और सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित होने लगा। कुछ देर बाद छिन्मू लड़ते लड़ते साइप्रस पाइन तक पहुंचा। तीनों कल्ट हेवनली किंग्स घबराए हुए थे कि कहीं वह इस पवित्र वृक्ष को ना काट दे जो उनके संप्रदाय का प्रतीक था। पर उन्होंने देखा कि छिन्मू ने पेड़ को काटने के बजाय सेंट्स रॉक पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर वाइटल ची घूमने लगी, उसकी स्पिरिट एम्ब्रियो सक्रिय हो गई और उसके 5 सितारे चमक उठे। पांचों तत्व आकाश में उठे और 5 तत्वों के सितारों पर जा बसे। उसकी आंखें नाक की ओर और नाक हृदय की ओर। उसकी श्वास सफेद प्रकाश के समान थी, जबकि उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। हेवनली किंग लू कुछ कहने ही वाला था कि हेवनली किंग शी ने तुरंत शिश किया और धीरे धीरे पीछे हट गए। बाकी दोनों हेवनली किंग लू और हेवनली किंग यू भी दबे पांव पीछे हट गए। ही इज ट्रूली रिमार्केबल, हेवनली किंग शी ने कहा। पैट्रियार्क का निर्णय सही था। हमारे पवित्र संप्रदाय का भविष्य शायद इसी पर निर्भर करेगा। ऐसी प्रतिभा और समझ बहुत दुर्यू ने कहा। पर वह अभी भी हर 500 वर्षों में जन्म लेने वाले सेंट से तुलना नहीं कर सकता। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर जैसा अस्तित्व केवल 500 वर्षों में एक बार जन्म लेता है। हेवनली किंग लू ने पहाड़ के विनाश को देखते हुए कहा, रेयर इन द वर्ल्ड और वंस इन 500 ईयर्स में फर्क होता है। हमारा कल्ट मास्टर हर बात में अच्छा है, बस थोड़ा ज्यादा मुसीबत खोर है। उन्होंने आह भरी। हमारा सेंट अराइवल माउंटेन केवल तब इतना बर्बाद हुआ था जब डाउ सेक्ट और ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री ने हमला किया था। अब छोड़ो भी, हेवनली किंग शी ने कहा। वह पेट्रियार्क द्वारा चुना गया कल्ट मास्टर है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, हमें सहना ही होगा। चलो आग बुझाएं। आधा दिन ध्यान करने के बाद चिन्मू को भूख लगी और उसने हुलिंगर को मस्क डियर का शिकार करने बुलाया। दोनों ने उसका मांस भुना, पर आधे में ही मन भर गया। यंग मास्टर, क्या अब इसका स्वाद नहीं रहा? हुलिंगर ने उबकते हुए कहा, मैंने फिश ऑब्जर्वेशन पॉन्ड में कुछ फिश ड्रैगन्स देखे हैं, बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। चिन्मू ने कहा, मैंने भी देखे हैं, पर उन्हें हराना मुश्किल है। पर जैसा ग्रैंडपा अपोथेकरी ने कहा, अगर नहीं जीत सकते तो पॉइजन करो। हुलिंगर खुशी से उछली, पर तुरंत ही चुप हो गई जब उसने देखा कि तीनों कल्ट हेवनली किंग्स पीछे खड़े हैं काले चेहरों के साथ। कब आए? चिन्मू ने मुस्कुराकर पूछा। अभी अभी, हेवनली किंग शी ने नम्रता से कहा। सेक्रेड कल्ट मास्टर आराम से खाए। फिश ऑब्जर्वेशन पॉन्ड के फिश ड्रैगन्स को 6वीं पीढ़ी के कल्ट मास्टर ने पाला था। वे डिसाइपल्स को सलाह देने के लिए उन्हें फिश से ड्रैगन में बदलते थे और तब से ये जीव यहाँ हैं। आप चाहे तो जाकर उनकी गिनती कर सकते हैं ताकि कोई फिश भाग न जाए। चिन्मू का चेहरा लाल पड़ गया। तो ये फिश खाने के लिए नहीं थे। फिर हेवनली किंग लू ने मुस्कुराकर पूछा, कल्ट मास्टर, मस्क डियर का स्वाद कैसा है? बैठिए, साथ में खाइए। वे भी बिना झिझक बैठ गए। हेवनली किंग यू ने हंसकर कहा, स्वाद अच्छा है। अगर मुझे पता न होता कि ये मस्क डियर पिछली पीढ़ी की सेंटस ने पाले थे तो मैं पहले ही खा जाता। वो ग्रैनी साई ने पाले थे। चिन्मू का चेहरा काला पड़ गया। अब इस पहाड़ पर खाने को बचा क्या था? फिर हेवनली किंग लू ने कहा, कल्ट मास्टर, जिस जंगल को आपने तोड़ा वह फाउंडिंग मास्टर के युग में लगाया गया था। वे पेड़ हजारों वर्षों में इतने बड़े हुए हैं। चिन्मू बेचैन होकर बैठा। वह पूरा जंगल उसने जला दिया था। हेवनली किंग यू ने मुस्कुराकर कहा, और हॉल ऑफ सेक्रेड हार्ट के फ्लावर बेड से सेक्रेड हार्ट फ्लावर किसी ने तोड़ ली है। चिन्मू ने हुलिंगर की ओर देखा, जो झुकी हुई मस्क डियर की हड्डी को देख रही थी। उसकी फॉक्स टेल जो हमेशा हिलती रहती थी आज बिल्कुल स्थिर थी। हेवनली किंग शी ने कहा, और पवेलियन ऑफ फ्लोटिंग क्लाउड्स के स्क्रीन से कुछ क्लाउड पर्ल्स भी गायब हैं। अब हुलिंगर घबरा गई और उसने अपना छोटा बैकपैक कसकर पकड़ लिया। चिन्मू ने 2 बार खांसा और कहा, तीनों हेवनली किंग्स, मुझे याद आया कि मैं अब भी इंपीरियल कॉलेज का इंपीरियल एकेडमिशियन हूँ। कई लेक्चर्स छूट गए हैं, इसलिए मैं आज ही सेंट अराइवल माउंटेन से जाने की सोच रहा हूँ। तीनों ने राहत की सांस ली। हेवनली किंग शी बोला, ठीक है,
कल्ट मास्टर, आपकी पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम नहीं रोकेंगे। हेवनली किंग यू ने कहा, सेंट अराइवल माउंटेन आपका घर है, कल्ट मास्टर। बार-बार आइए, खुद को आउटसाइडर ना समझिए। निश्चित रूप से, चिन्मू ने झुककर कहा, कल्ट मास्टर होने के नाते मैं अक्सर लौटूंगा। यंग मास्टर, हुलिंगर ने कहा, मुझे लगता है हेवनली किंग्स अब आपसे डरते हैं। चिन्मू ने उसे देखा और वह तुरंत अपनी फॉक्सटेल छिपाने लगी। वह मुस्कुराया। तुमने कई छोटी मुसीबतें की हैं, पर मैंने भी कम नहीं की। शायद ये पहली बार है जब हेवनली सेंट कल्ट का सेक्रेड कल्ट मास्टर अपने ही अधीनस्थों द्वारा तंग माना जा रहा है। खैर, अब जब मैंने यूनिटी टेक्निक को लगभग समझ लिया है, चलो नीचे चलते हैं। चिन्मू ने अपनी टेलीपोर्टेशन क्लोथिंग का परीक्षण किया, हुलिंगर को सीने से लगाकर कहा, अब मैं तैयार हूं। अगर वाइटल ची खत्म हुई, तो बैग में गोलियां हैं। वो कूदा और सेंट अराइवल माउंटेन से गायब हो गया। तीनों हेवनली किंग्स नीचे दौड़े, पर चिन्मू कहीं नजर नहीं आया। हेवनली किंग यू ने अपनी अशुरस ब्लड आइज सक्रिय की और खोजा। वह सुरक्षित है और हेवंस लाइटनिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया की सीमा पार कर चुका है। अचानक हेवनली किंग लू चिल्लाया, क्या हमने उसे उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में बताया था? सभी के चेहरे बदल गए। नहीं बताया। वे बिजली की गति से नीचे उतरे, पर बहुत देर हो चुकी थी। वह क्षेत्र ब्लू स्काइज हेवंस थंडर से भरा था। वहां पहुंचना सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के लिए भी जानलेवा था। पर उस समय चिन्मू रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर था। आसमान की ओर देखता हुआ बोला, सौभाग्य से मैंने ग्रीन हेवंस आए से पहले ही इस हिडन लाइटनिंग रीजन को देख लिया और सीधे टेलीपोर्ट करके बाहर आ गया। अरे, वहां लाइटनिंग में कुछ लोग तो नहीं हैं? उसने नीचे झांका और देखा कि बादलों के नीचे इटर्नल पीस एम्पायर के नीले पहाड़ और झीलें चमक रही थीं। तीनों कल्ट हेवनली किंग्स ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और हेवंस लाइटनिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकलने के लिए झटके। पर बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि चिन्मू की आकृति बार बार झिलमिला रही थी और जैसे जैसे वह उनसे दूर जा रहा था, उसकी काया छोती जा रही थी। तीनों ने राहत की लंबी सांस ली। हेवनली किंग लू ने अपने चेहरे से कालिक पोंछते हुए बुदबुदाया, अगर मुझे पता होता कि यह मिशन इतना कठिन होगा तो मैं कभी इसे न लेता। बाकी दो एल्डर्स भी ऐसी ही भावना लिए हुए थे। हेवनली किंगशी ने कहा, खुशी है कि यह अंततः समाप्त हुआ। इस पीढ़ी का सेक्रेड कल्ट मास्टर इतना छोटा होते हुए भी अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। ये हमारे सेक्रेड कल्ट के लिए सौभाग्य है। अब जब यह मामला खत्म हुआ, हमें हेवनली xian के विषय की जांच करनी चाहिए। हेवनली किंग लू और हेवनली किंग यू के चेहरे सूखे और दृढ़ हो गए। हमें ठीक वही करना है। जिसने भी हमारे सेक्रेड कल्ट पर हाथ डाला है, उसकी तह तक जाना होगा। हेवनली किंग शी का चेहरा गंभीर था। उसने गंभीर स्वर में कहा, और जो बात मुझे सबसे अधिक परेशान कर रही है, वह यह है कि क्या हमारे कल्ट का टेलीपोर्टेशन फ्लैग बाहर लीक तो नहीं हुआ। दुख का साल आ गया है। नीचे देखो, लगता है हम माउंट प्रीफेक्चर के ऊपर से गुजर रहे हैं। माउंट प्रीफेक्चर? हमारी कल्ट की सेक्रेड ग्राउंड माउंट प्रीफेक्चर के ऊपर आ पहुंची। हेवनली किंग यू का मन डोल गया और उसने गहरी सांस छोड़ी। माउंट प्रीफेक्चर विद्रोह कर चुका है और शाही परिवार के रिश्तेदारों ने काफी बड़ी ताकत के साथ बगावत कर दी है। अब सेक्रेड कल्ट मास्टर वहीं उतर गया है, तो सेंट अराइवल माउंटेन हेवंस लाइटनिंग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के भीतर छिपा हुआ था और आकाश में ऊंचा तैरता रहता था। यह सेक्रेड ग्राउंड स्थिर नहीं था। यह बार बार चलकर दूसरी जगहों पर पहुंचता रहता था। व्यूइंग अबिस नाम की एक जगह थी जहां से सेंट अराइवल माउंटेन से नीचे का नज़ारा देखा जा सकता था। यहां तक कि जमीन पर चलते चींटियों तक साफ दिखाई देती थी। लेकिन इस बार सब कुछ बेतहाशा जल्दी में था। इसलिए उन्होंने व्यूइंग अबिस तक चेक करने का समय नहीं पाया और चिन्मू को उसी समय सेक्रेड ग्राउंड से बाहर जाने दे दिया जब वह माउंट प्रीफेक्चर के ऊपर से गुजर रहा था। हेवनली किंग लू ने धीरे से कहा, आशा है कि सेक्रेड कल्ट मास्टर सीधे बैटलफील्ड पर नहीं उतरेगा। चिन्मू आसमान से गिरा और हुलिंगर ने डीमन विंड का इस्तेमाल करके उसे हवा पर पहुंचाया। थोड़ी देर बाद वह जमीन पर उतर गया। उसकी वाइटल ची आधी घट चुकी थी, पर कम से कम वह जिंदा और सुरक्षित था। इंपीरियल कॉलेज बड़ा समय बीत गया है। मैं इंपीरियल कॉलेज का पहला इंपीरियल एकेडमिशियन हूँ और मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर सुना है, उसने कहा और फिर अपनी बैकपैक से इटर्नल पीस एम्पायर का जियोग्राफिक मैप निकाला। पहाड़ियों की आकृति देखकर उसने नज़र से मिलती जुलती जगह खोजने की कोशिश की। ये माउंट प्रीफेक्चर है, पर शहर से अभी भी काफ़ी दूरी है। उस समय आसमान में एक जहाज़ दिखा
और चिन्मू का मन हल्का उठा। उसने तुरंत हेवन पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स चलाए और फुट हिल्स के साथ साथ उस जहाज का पीछा करते हुए दौड़ पड़ा। वह जहाज मर्चेंट का झंडा लहरा रहा था, यानी मर्चेंट्स और यात्रियों के लिए उपयोगी जहाज। युद्ध और उथपुथल के बावजूद भी अभी व्यापारी मालवाहक जहाज आ जा रहे थे। चिन्मू ने कुछ सांसों में जहाज तक पहुंचकर उस पर छलांग लगा दी। जहाज के डेक पर उतरते ही उसकी गर्दन पर दर्जनों फ्लाइंग स्वॉर्ड्स ताने गए। आगे पीछे हर दिशा में तलवारें तनी थीं। डेक पर कई लोग थे, ज्यादातर मर्चेंट्स, कुछ डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स जो मर्चेंट्स ने रखे थे, और कुछ अधिकारी। जिन लोगों ने उसके गले पर फ्लाइंग स्वॉर्ड्स ताने थे, वे अधिकारी और प्रैक्टिशनर्स थे। बाहुहीन और पूरे देह पर टैटू वाले कॉक्सवेन ने चिन्मू को ऊपर उठाकर आश्चर्य से पूछा, युवा, तुम कहाँ जा रहे हो? चिन्मू ने पूछा, क्या ये जहाज कैपिटल सिटी जा रहा है? कॉक्सवे ने सिर हिलाया। कैपिटल सिटी, किराया 100 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स है। चिन्मू चौंका। इतना महंगा? रिवर टूम से कैपिटल सिटी का किराया तो बस 10 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स था। ये कैसे अचानक 10 गुना बढ़ गया? हालात ठीक नहीं है। हर दिन युद्ध है। यात्रा आसान नहीं होगी, इसलिए किराया बढ़ाना पड़ेगा। 10 गुना कम है भी? अब तो हम अपनी गर्दन जोखिम पर लगाते हैं, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। चिन्मू ने सहमति में सिर हिलाया। अकेले जाकर राजधानी पहुंचना अगर बगैर जहाज के होता तो उसे 10 दिनों से अधिक लगते। हेवन पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स को लगातार चलाना भी उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह नष्ट कर देता, इसलिए जहाज लेना सुविधाजनक था। जहाज पर बैठे मर्चेंट्स आपस में चर्चा कर रहे थे। एक वृद्ध ने कहा, च्यूडी ऑफ फॉरेस्ट प्रिफेक्चर ने भी विद्रोह कर दिया है। दूसरे ने कहा, च्यूडी कोई छोटी बात नहीं। पहले वह पैशन पार्टिंग पैलेस की बड़ी इम्प्रेस एम्प्रेस थी और उसकी कल्टीवेशन दुनिया हिला देने वाली थी। पैशन पार्टिंग पैलेस बहुत शक्तिशाली था। वहाँ के कई डिसाइपल्स अब सीमा के जनरल बने हुए हैं। अब जब पैशन पार्टिंग पैलेस की महान इंपीरियल एम्प्रेस ने विद्रोह किया है, तो दुनिया और भी उथल पुथल में जाएगी। Keen to hear, थ्री वंडर्स कैसल भी विद्रोह कर चुका है। थ्री वंडर्स कैसल उस समय एम्परर की मोहब्बत में था और कंसोर्ट छे वहां से थी। सुना है वह छे जंगली के वंश की है। अब थ्री वंडर्स कैसल विद्रोह कर चुका है और कंसोर्ट शी को ठंडे घर में डाल दिया गया है। इतने सारे सेक्स क्यों विद्रोह कर रहे हैं? किसी ने पूछा। तुम नहीं जानते? 3 महीने पहले डाउजी ऑफ डाउ सेक्ट ने इंपीरियल कॉलेज के द्वार को रोक दिया था और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर लेक्चर देने गए थे। उस वक्त इंपीरियल प्रिसेप्टर थोड़ा कमजोर दिखाई दिए। मैंने सुना है कि इंपीरियल प्रिसेप्टर की चोट से बदबू आ रही है। उसने परफ्यूम लगाया पर फिर भी बदबू छुप नहीं पाई। जब यह खबर फैली, कई सेक्ट्स को भरोसा नहीं हुआ। फिर एक और बात आई। ड्रैगन राइडर सेक्ट मास्टर देर रात इंपीरियल प्रिसेप्टर के घर गया और लड़कर निकल आया। ड्रैगन राइडर सेक्ट मास्टर की ताकत शानदार नहीं मानी जाती, पर उसने एक सांप से ड्रैगन उठाया। यदि इंपीरियल प्रिसेप्टर उसे भी रोक न पाए तो उसकी चोट कितनी गंभीर होगी। श्श, यहाँ अधिकारी सुन रहे हैं। चिन्मू के मन में कुछ हलचल हुई। उसे इंपीरियल प्रिसेप्टर के लेक्चर के समय की छवि याद आ गई। उस समय इंपीरियल प्रिसेप्टर सच में थोड़ा सडन और कमजोर दिखा था, पर चिन्मू जरा भी चिंतित नहीं था। वह जानता था कि ग्रैनी सी के साथ बार बार रूज और पाउडर खरीदने से उसे चेहरे के फ्लश और परफ्यूम की पहचान आ चुकी थी। इंपीरियल प्रिसेप्टर के दो जापकों में से एक साधारण जड़ी बूटी का था और दूसरा परफ्यूम का, जो रो की सच्ची बदबू नहीं था। यदि इंपीरियल प्रिसेप्टर ने जमाने को यह दिखाया कि उसकी चोट अभी भी भयंकर है और लोगों ने इसे देखकर विद्रोह करने का साहस किया, तो वह एक बहुत ही खतरनाक रणनीति होगी। इंपीरियल प्रिसेप्टर के लेक्चर हुए 3 महीने हो चुके थे और इन 3 महीनों में स्थिति और बिगड़ गई थी। कई सेक्ट्स और अधिकारी विद्रोह कर चुके थे। चिन्मू का भाव था कि वह अब इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को और भी कम समझ पा रहा है। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने राजनीतिक हालात को इतनी अस्त व्यस्तता में डाल दिया था कि भले ही वह विद्रोह दबा दे, इटर्नल पीस एम्पायर की ताकत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। इसके अलावा पश्चिमी सीमा पर बारबेरियन डे एम्पायर और उत्तरी सीमा पर वुल्फ स्टोर कंट्री जैसे दुश्मन भी थे। देश अंदर और बाहर दोनों तरफ उथल पुथल में था। क्या इंपीरियल प्रिसेप्टर सिंहासन हथियाने का विचार कर सकता है? चिन्मू के चेहरे पर शंका आई। यदि शाही परिवार और बगावती दोनों लड़ते रहें, तो इंपीरियल प्रिसेप्टर ये मौका पकड़कर सत्ता ले सकता है।
पर चिन्मू ने महसूस किया कि इंपीरियल प्रिसेप्टर जैसा व्यक्ति शायद इतनी संकीर्ण चाल नहीं खेलेगा। तभी जहाज भयंकर रूप से हिलने लगा। चिन्मू ने छत से जहाज के एक किनारे झुककर नीचे देखा। वे अब एक बैटलफील्ड के बीचों बीच जा रहे थे। ये बैटलफील्ड हवा में था। युद्ध जहाज़ों के अलावा फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग क्लाउड्स, फ्लाइंग माउंट्स और अजीब तरह के उड़ने वाले खजाने या सवारियां सब उड़े जा रहे थे। किस्मत अच्छी रही कि उनका जहाज बैटलफील्ड के किनारे से जा रहा था। पर कॉक्सवेन ने तुरंत तीव्र बाएं मोड़ लिया और जहाज लगभग पलट गया। जहाज मुश्किल से एक वॉरशिप से बचा और बैटलफील्ड के किनारे से फिसलता हुआ निकल गया। चिन्मू ने खुद को संभाला। तभी दूर से गोल्डन विंग्स बर्ड्स पर सवार एक कैवलरी आई। उनके पास से उड़ते हुए स्वॉर्ड केसेस से लाखों फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकलकर हवा में फैल गए और जहाज के लोगों की ओर लटके। कॉक्सवेन चिल्लाया, हम मर्चेंट्स हैं, हम सैनिक नहीं हैं। पर कैवलरी ने ध्यान न दिया और तीखी तलवारें जहाज की रस्सियां काटने लगीं। सेल्स छिद्रित हो गए और जहाज की गति अचानक धीमी पड़ गई। डेक पर बैठे लोगों के सिर ऊपर नीचे हो गए। ये एक नियमित युद्ध था। एक और इटर्नल पीस एम्पायर की सेना थी जो विद्रोह दबा रही थी। दूसरी ओर रेबल आर्मी। ये केवल किसी साधारण सेक्ट की शरारत न थी। इटर्नल पीस इंपीरियल की रिफॉर्म्स ने प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस और इंपीरियल कॉलेज के साथ साथ सेना को भी सुधार दिया था। सेना में सैनिकों के स्टैंडर्डाइज स्पिरिट वेपन्स थे। भले ही वे सेक्ट डिसाइपल्स के मुकाबले व्यक्तिगत तौर पर कमज़ोर हो, पर जब संख्या ज़्यादा हो और वे ची द्वारा तलवार संचारित कर सकें, तो वे सामूहिक रूप से 10,000 तलवारें छोड़कर अभूतपूर्व शक्ति दिखा सकते थे। सैन्य संगठन, जमीन और आकाश का समन्वय, स्पेल्स और फाइटिंग मेथड्स का मेल, फाइव एलिमेंट्स रेल्म के 10 सैनिक आसानी से किसी एक सिक्स डायरेक्शंस डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर को मिलकर खत्म कर सकते थे। इतिहास में कई प्रसिद्ध सेक्ट्स इंपीरियल फैमिली की घेराबंदी और सफाया के सामने टिक न पाए हैं। यह तरीका जहां सेना मिलकर सेक्ट्स को नष्ट कर देती थी, कई बार प्रयुक्त हुआ है। जहाज पर चिन्मू ने ध्यान संभाला और सोर्ड केस निकालने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया। उसके सोर्ड केस में रखे फ्लाइंग सोर्ड्स रोलंस गोल्डन पैलेस में नष्ट हो चुके थे, इसलिए उसने सोर्ड केस फेंक दिया था। यूज जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड। उसकी वाइटल चीटौती सैक में चली गई और एक खनखनाहट निकली। वेव सोर्ड फॉर्म का एक सौम्य चक्रीय घुमाव और ऊपर से आए फ्लाइंग सोर्ड्स सब उसके जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड से आधे आधे कट गए। तलवारों के शरीर जहाज पर गिरे और बस उनके हैंडल्स बच गए। चिन्मू ने राहत की सांस ली। तभी उसने देखा कि उन सैनिकों के क्लॉथ सैक्स जो गोल्डन विंग्स बर्ड्स की पीठ पर सवार थे खुल गए। एक साथ छनछनाती आवाज गूंजी और अनगिनत गोल्डन इंसेक्ट्स उस सैक से उड़कर बाहर निकले। यह इंसेक्ट आर्मी है, किसी ने चिल्लाकर कहा। थ्री वंडर्स कैसल की इंसेक्ट आर्मी। यात्रियों के चेहरे बदल गए। सैनिकों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अनगिनत कीट रेंगकर इकट्ठा होकर जहाज की ओर टूट पड़े। वे जहर भरे ड्रैगनों की तरह लोगों में घुस रहे थे, काट रहे थे और अंदर टनलिंग कर रहे थे। चिन्मू के पास खड़े एक बड़े पेट वाले मर्चेंट को ही लें। उसकी कल्टीवेशन कम नहीं थी, पर कीट उसके आंख, नाक, मुंह और कान में घुस गए। अगले ही पल वह मोटा मर्चेंट गुब्बारे की तरह फूटा। केवल एक चीर सा ह्यूमन स्किन डेक पर पड़ा रहा। उस ह्यूमन स्किन के नीचे अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। वे उसकी आंखों, कानों, मुंह और नाक से बाहर निकलकर पंख फैलाकर उड़ गए।